अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी शेख यासीन और आप देख रहे हैं शेख यासीन ऑफिशियल। आप सबको शेख यासीन ऑफिशियल में खुशामदीद। आज हम इंशाल्लाह नर्सिंग फर्स्ट सेमेस्टर के माइक्रोबायोलॉजी के फर्स्ट चैप्टर को स्टडी करने वाले हैं। माइक्रोबायोलॉजी को तो आप सब जानते होंगे। माइक्रोबायोलॉजी जैसे कि फर्स्ट सेमेस्टर में 6 सब्जेक्ट्स है, तो उसी में से एक माइक्रोबायोलॉजी भी है। माइक्रोबायोलॉजी के फर्स्ट चैप्टर को आज हम स्टडी करने वाले हैं। माइक्रोबायोलॉजी के फर्स्ट चैप्टर का नाम इंट्रोडक्शन टू माइक्रोबायोलॉजी है। इसको आगे स्टडी करते हुए आगे चलते हैं। इसके लर्निंग गोल्स क्या है? तो बाय द कंप्लीशन ऑफ दिस यूनिट लर्नर्स विल बी एबल टू डिफाइन माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी को डिफाइन करें, माइक्रोबायोलॉजी क्या है, जो कि हम आगे इंशाल्लाह करेंगे। आल्सो डिस्कस सब डिसिप्लिन ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी के सब डिसिप्लिन्स को स्टडी करेंगे। इंपॉर्टेंस ऑफ माइक्रोबायोलॉजी को स्टडी करेंगे। हिस्ट्री एंड कंट्रीब्यूशन ऑफ माइक्रोबायोलॉजी को स्टडी करेंगे। क्या इसमें एंटोनी वैन लेवनहुक की क्या कंट्रीब्यूशन है, फ्रोजनर रेडी के क्या कंट्रीब्यूशन है, लोइस पॉस्टर के क्या है, रॉबर्ट कुच के क्या है। ठीक है, इसके अलावा फिर यूकैरियोटिक विस प्रोकैरियोटिक सेल्स को हम स्टडी करेंगे कि इस दोनों में क्या डिफरेंस है। बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ वायरस को स्टडी करेंगे। बेसिक न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म को स्टडी करेंगे। क्लासीफाई ऑफ बैक्टीरिया ऑन बेसिस ऑफ न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स एंड मॉर्फोलॉजी। ये चीज़ें हम आज इंशाल्लाह ताला स्टडी करेंगे। आगे चलते हैं। तो सबसे पहले माइक्रोबायोलॉजी, जो कि हम जिस सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं, तो वो क्या है, पहले तो ज़रूरी है कि हमें ये पता हो। तो टर्म माइक्रोबायोलॉजी डिराइव्स इट्स नेम्स फ्रॉम 3 ग्रीक वर्ड्स माइक्रो, बायोस एंड लॉगोस। ठीक है, 3 वर्ड से ये डिराइव किए गए हैं। एक माइक्रो है, दूसरा वर्ड बायो है, तीसरा लॉग है। माइक्रो मीन स्मॉल, बायो मीन लाइफ एंड लॉगी मीन स्टडी, जिस तरह हम बायोलॉजी में कहते हैं। ठीक है, तो माइक्रो, दूसरी बात जो इसमें बता रही है कि माइक्रोबायोलॉजी इज द साइंस दैट डील विद द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की स्टडी हम माइक्रोबायोलॉजी में करेंगे। ठीक है, माइक्रोबायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ दोज ऑर्गेनिजम्स एंड एजेंट्स दैट आर टू स्मॉल टू बी सीन क्लियरली बाय अनएडेड आई। माइक्रोबायोलॉजी में हम उस ऑर्गेनिजम्स की स्टडी करेंगे, उस स्मॉल एजेंट्स की स्टडी करेंगे जो कि बहुत स्मॉल हो और वो हम नेक्ड आई से नहीं देख सकते। To be more simple, microbiology is the study of microorganisms which are the living organism of microscopic size. Microorganisms और microbiology हम उन organisms की स्टडी को कहते हैं जो कि माइक्रोस्कोपिक साइज के। माइक्रोस्कोपिक साइज का मतलब ये कि वो साइज जो माइक्रोस्कोप के बगैर हम देख नहीं सकते। अच्छा, आगे, माइक्रोबायोलॉजी इज अ लार्ज डिसिप्लिन विच हैज अ ग्रेट इम्पैक्ट ऑन अदर एरियाज ऑफ बायोलॉजी एंड जनरल ह्यूमन वेलफेयर। माइक्रोबायोलॉजी एक बहुत लार्ज डिसिप्लिन है जिसका बायोलॉजिकल एरियाज और जनरल ह्यूमन वेलफेयर पे बहुत गहरा असर है। ठीक है, आगे चलते हैं। माइक्रोबायोलॉजी फोकसेस वायरसेस, बैक्टीरिया, एल्गी, फंजाई एंड प्रोटोजोआ। माइक्रोबायोलॉजी वायरस, बैक्टीरिया, एल्गी, फंजाई और प्रोटोजोआ को फोकस करता है। येट अदर मेंबर्स ऑफ दीज ग्रुप्स, पर्टिकुलरली सम ऑफ द एल्गी एंड फंजाई, आर लार्जर एंड क्वाइट विजिबल माइक्रोस्कोप। अच्छा, फिर हत्ता के, बल्कि आल दो के कुछ ऐसे भी ग्रुप्स हैं, कुछ एल्गी के या फंजाई के, जो कि लार्जर होते हैं और हम ऐसे भी देख सकते हैं। ठीक है, टू बैक्टीरिया that are visible without a microscope lives in mud in African coast and consumes H2S hydrogen sulfide, toxic for mud dwelling animals। ये जो बात ऊपर हो रही थी ना कि कुछ ऐसे भी हैं जो कि लार्जर है और हम नेक्ड आई से देख भी सकते हैं, तो माइक्रोबायोलॉजी की स्टडी का मतलब ये नहीं है कि हम सिर्फ उसी ऑर्गेनिज्म को स्टडी करेंगे जो माइक्रोस्कोपिक हो, बल्कि ऐसे भी कुछ हैं जो कि माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स की क्वालिटीज़ है उसमें, टेक्निकली उसके साथ है, उसके टेक्निक कैसे हैं। ठीक है, तो भी हम स्टडी कर सकते हैं। जैसे कि ये मिसाल दे रहे हैं कि अफ्रीकन मड में, कीचड़ में, अफ्रीकन कोस्ट और कंज्यूम, उस तरह भी कुछ बैक्टीरिया हैं, एक बैक्टीरिया है वहाँ पे जो कि हम ऐसे भी देख सकते हैं। ठीक है, आगे, माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स लाइक थियू मार्ग्रेटा एंड एपोलोपिसम आर स्टिल स्टडीड इन माइक्रोबायोलॉजी बिकॉज माइक्रोबायोलॉजी नॉट जस्ट ओनली फोकस ऑन द साइज ऑफ ऑर्गेनिज्म, रादर इट फोकस द टेक्निक ऑफ स्टडी। ठीक है ना, अब यही बात हो रही है कि थियू मार्ग्रेटा और एपोलोपिजियम ये भी माइक्रोबायोलॉजी में स्टडी होते हैं। हालांकि इसका साइज बड़ा है, माइक्रोस्कोप के बगैर भी हम देख सकते हैं, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ माइक्रोस्कोपिक साइज पे फोकस नहीं करता, बल्कि कुछ टेक्निक ऑफ स्टडी भी होते हैं। ठीक है, अब ये नीचे अब थियू मार्ग्रेटा आप देख सकते हैं डायग्राम में। ठीक है, आगे जाते हैं। स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट बैक्टीरिया, अब ये देखना है स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया कौन सा है और लार्जेस्ट कौन सा है। द स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया इज माइकोप्लाज्मा जेनिटेलियम व्हिच हैज अ डायमीटर ऑफ 200 अप टू 300 नैनोमीटर, व्हाइल द लार्जेस्ट बैक्टीरियम इज थियू मार्ग्रेटा Namibiensis having a diameter of 100 to 300 माइक्रोमीटर। ठीक है, अब स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया माइकोप्लाज्मा जेनिटेलियम है, ठीक है, जिसका डायमीटर 200 से लेकर 300 तक है। और लार्जेस्ट बैक्टीरिया थियू मार्ग्रेटा नेमिबियनेसिस, इसका जो डायमीटर है वो 100 से लेकर 300 माइक्रोमीटर तक है। याद रखना, एक नैनोमीटर है, दूसरा माइक्रोमीटर है। आप ये डायग्राम्स में देख सकते हैं। माइक्रोऑर्गेनिज्म आर द लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट आर लेस देन 1 मिलीमीटर इन डायमीटर व्हिच कांट बी सीन बाय योर नेक्ड आई। माइक्रोऑर्गेनिज्म वो ऑर्गेनिज्म्स होते हैं जो कि 1 मिलीमीटर से भी डायमीटर में छोटे होते हैं और हम नेक्ड आई से नहीं देख सकते। माइक्रोऑर्गेनिज्म कैन बी व्यूड थ्रू माइक्रोस्कोप्स एंड दे कैन बी प्रेजेंट एज सिंगल सेल्स और क्लस्टर। माइक्रो ऑर्गेनिज्म हम माइक्रोस्कोप के जरिए से देख सकते हैं और ये सिंगल भी हो सकते हैं, सिंगल सेल्स भी हो सकते हैं और क्लस्टर्स में भी हो सकता है। ठीक है, माइक्रोऑर्गेनिज्म इंक्लूड द सेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया, आर्किया, फंजाई, एल्गी एंड प्रोटोजोआ। माइक्रो ऑर्गेनिज्म में बैक्टीरिया, आर्किया, फंजाई, एल्गी और प्रोटोजोआ शामिल है। वायरसेस एंड बैक्टीरियोफेज और आल्सो इंक्लूड एज वन ऑफ द माइक्रोऑर्गेनिज्म बट दे आर एसेलुलर। वायरस और बैक्टीरियोफेज भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, लेकिन ये एसेलुलर है। ठीक है,
Microorganisms are necessary for the production of antibiotic, vaccines, vitamins, and many other important products. Microorganism एंटीबायोटिक की प्रोडक्शन, वैक्सीन के प्रोडक्शन, vitamins और अदर बहुत सारे ना प्रोडक्ट्स के लिए ये ज़रूरी है। आगे जाते हैं सब डिसिप्लिन ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। हमने कहा था ना कि क्या क्या हम स्टडी करेंगे, तो हमने सब डिसिप्लिन का भी कहा था। तो अब स्टडी करते हैं बैक्टीरियोलॉजी। बैक्टीरियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया के स्टडी जिसमें हम करते हैं ना, बैक्टीरियोलॉजी कहते हैं। वायरोलॉजी स्टडी ऑफ वायरस, जैसे कि नाम से जाहिर हो रहा है। प्रोटोजोलॉजी, ठीक है, प्रोटोजोआ की स्टडी। इम्यूनोलॉजी, इम्यूनिटी की स्टडी। माइकोलॉजी द स्टडी ऑफ फंजाई। फाइकोलॉजी द स्टडी ऑफ एल्गी। आगे चलते हैं माइलस्टोन्स। फादर ऑफ मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी लुईस पास्चर, ये याद रखने हैं एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से भी। फादर ऑफ बायोलॉजी अरिस्टोटल। फादर ऑफ एंटीसेप्टिक्स जोसेफ लिस्टर। फादर ऑफ साइटोलॉजी रॉबर्ट हुक। फादर ऑफ सर्जरी सशरोटा। फादर ऑफ मेडिसिन हिपोक्रेट्स। फादर ऑफ मॉडर्न बैक्टीरियोलॉजी रॉबर्ट कुच। फादर ऑफ माइक्रोस्कोप एंटोनी वैन लेवनहुक। फादर ऑफ वायरोलॉजी मार्टिनेस वेलम बेजेरेनिक। फादर ऑफ वैक्सीनेशन इम्यूनोलॉजी एडवर्ड जेनर। ठीक है ना, ये माइलस्टोन्स है। अब टर्मिनोलॉजी रिलेटेड टू माइक्रोबायोलॉजी ये स्टडी करने। पैथोजिन, पैथोजिन एन ऑर्गेनिज्म व्हिच कॉजेस डिजीज इज कॉल्ड पैथोजिन। ये वो ऑर्गेनिज्म है जो डिजीज काज करता है, ठीक है, इसमें बैक्टीरिया वायरस आ जाते हैं। पैरासाइट, एन ऑर्गेनिज्म दैट लिव्स इन और ऑन अनदर स्पीशीज और क्रिएटर एंड obtains food and shelter without benefiting but rather harming the host। ये वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि एक ऑर्गेनिज्म के ऊपर या किसी चीज़ के ऊपर भी रहते हैं और उनसे फूड ऑब्टेन करते हैं बगैर उन्हें नफ़ा दिए, और कभी भी उन्हें नुकसान भी दे सकते हैं, ठीक है। तो कभी भी पैरासाइट नहीं बनना। अच्छा आगे, सेप्रोफाइट, एन ऑर्गेनिज्म दैट लीव्स ऑन और डिराइव्स इट्स फूड फ्रॉम डेड ऑर्गेनिक मैटर। सेप्रोफाइट वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि या तो रहते हैं और या डेड ऑर्गेनिक मैटर पे रहते हैं और या डेड ऑर्गेनिक मैटर से खुराक अपने लिए ना लेते हैं। इसे फंजाई जैसे कि एग्जांपल हो गया। नॉर्मल फ्लोरा, the microbes that lives in or on another creatures and benefiting each other in normal condition, they protect the patient from infectious pathogen। normal flora ये वो माइक्रोब्स होते हैं जो एक दूसरे के ऊपर या एक दूसरे के साथ रहते हैं, एक दूसरे को फायदा भी देते हैं, ठीक है, और ये पेशेंट को इन्फेक्शियस पैथोजन से भी प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है। अब वेक्टर, एन ऑर्गेनिज्म यूजुअली एन आर्थ्रोपोड सच एज इंसेक्ट और टिक दैट ट्रांसफर्स अ पैथोजन टू अ पर्सन। ये वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि यूजुअली तो आर्थ्रोपोड होते हैं, जैसे कि इंसेक्ट हो गया या टिक, और ये ट्रांसफर करते हैं पैथोजन को एक शख्स से। अब इसके दो फिर होते हैं, मैकेनिकल वेक्टर एंड बायोलॉजिकल वेक्टर, ठीक है। आगे चलते हैं इसको कंटिन्यू करते हुए। इन्फेक्शन, द इन्वेजन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म्स सच एज बैक्टीरिया, फंजाई, वायरस एंड पैरासाइट्स दैट आर नॉर्मली प्रेजेंट विद इन द बॉडी। जो बॉडी में पैरासाइट, फंजाई, बैक्टीरिया, वायरस होते हैं और इसका मल्टीप्लिकेशन होता है, वो अपनी नस्ल को बढ़ाते हैं, तो इसी को इन्फेक्शन कहते हैं। इंक्यूबेशन पीरियड, द पीरियड ऑफ proliferation of microorganisms to show signs and symptoms of their entry in a body is known as incubation period। incubation period जब एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म को जब किसी बॉडी में ना, ये वो पीरियड होता है जो कि एक बॉडी में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंटर होते हैं, ठीक है, कोई बीमारी लाग हो जाती है, वायरस कुछ भी हो, और उसके सिम्टम्स का जो टाइम होता है कि इसी ड्यूरेशन में, इसी पीरियड में वो सिम्टम्स जाहिर होते हैं, वो इंक्यूबेशन पीरियड होता है, ठीक है। प्रोड्रोमल पीरियड, इट इज़ द इंटरवल बिटवीन द ऑनसेट ऑफ सिम्टम्स ऑफ एन इन्फेक्शियस डिजीज एंड द अपीयरेंस ऑफ कैरेक्टरिस्टिक मैनिफेस्टेशन। ये वो इंटरवल होता है, ठीक है, जो कि सिम्टम्स ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज एंड द अपीयरेंस ऑफ कैरेक्टरिस्टिक, जो कि इन्फेक्शियस डिजीज के अपीयरेंस का टाइम होता है, ठीक है। प्रोग्नोसिस, द प्रिडिक्शन ऑफ द कोर्स ऑफ अ डिजीज, ठीक है, एक डिजीज के हवाले से डायग्नोसिस से पहले प्रोग्नोसिस होता है, प्रिडिक्शन करना कि ये हो सकता है, ये हो सकता है, ठीक है। एपिडर्मियोलॉजी, द स्टडी ऑफ अकरेंस ऑफ डिजीज, हाउ, व्हेन एंड वेयर इट अकर्स एंड हाउ इट इज ट्रांसमिटेड। डिजीज के अकरेंस की स्टडी, कैसे, कब, क्यों ये ट्रांसमिट हो गया, ठीक है, ये स्टडी हमने एपिडेमियोलॉजी में। एपिडेमिक डिजीज अब देखना है। एन अनयूजुअल सडन ऑनसेट ऑफ अ डिजीज व्हिच ब्रेक्स आउट इन अ रीजन ऑफ अ कंट्री, ये वो सडन और गैर मुतवक्के डिजीज़ होता है जो कि एक कंट्री के एक ख़ास खित्ते में, एक हिस्से में वो नमूदार होता है, ठीक है, जैसे कि कॉलरा हो गया या एक कोई और डिजीज़ ज़ाहिर हो जाए। फिर एंडेमिक डिजीज़, अ डिजीज़ विच इज़ हैबिचुअली फाउंड इन एन एरिया एंड इन अ कंट्री, जैसे कि ना ये वो डिजीज़ होता है जो कि आमतौर पे हैबिचुअली वो एक ख़ास जगह में, एक ख़ास कंट्री में, वो उसी टाइम पे वो नमूदार होता है, जैसे कि टाइफाइड या फ्लू हो गया, ठीक है ना। अब आगे चलते हैं पेंडेमिक डिजीज एंड एपिडेमिक डिजीज दैट अकर्स वर्ल्ड वाइड, जी कोरोना वायरस। अब ये चीज़ देखनी है, ये पूरे वर्ल्ड वाइड में ना जो बीमारी फैल जाती है जिससे पूरी दुनिया मुतासिर हो, तो वो फिर पेंडेमिक डिजीज हो, जैसे कि ना हम कहते होते थे कि कोरोना पेंडेमिक, या हम न्यूज़ में सुनते होते थे, ठीक है, तो ये वही वाली। स्पोराइडिक डिजीज, अ डिजीज विच इज फाउंड हियर इन दियर एट इंटरवल्स, ई.जी. जे के मुख्तलिफ टाइम में आगे इधर उधर वो नजर आता है और नमूदार होता है, ठीक है, हम पाए जाते हैं, जैसे कि टीबी हो गया। आइसोलेशन, सेपरेशन ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन फॉर अ पीरियड ऑफ कम्युनिकेबिलिटी ऑफ द डिजीज, जो कि कम्युनिकेबिलिटी से जो डिजीज फैलती है ना, तो इसी से एक बंदे को सेपरेट करने को ना आइसोलेशन कहते हैं। जैसे कोरोना में कहते हैं कि आइसोलेट करना और आइसोलेशन में है ये वो। अब आगे क्वारंटाइन, लिमिटेशन ऑफ द मूवमेंट ऑफ ए पर्सन और एन एनिमल हु हैज बीन एक्सपोज्ड टू द इन्फेक्शियस डिजीज फॉर ड्यूरेशन ऑफ द मैक्सिमम इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ द डिजीज। अब ये देखना है कि अब मूवमेंट चलने फिरने एक खास जगह में बंद करने को ना क्वारंटाइन के, जैसे हम कोरोना में बाहर से कोई बंदा आ रहा हो और ख़तरा ये हो सिर्फ शक के बुनियाद पे कि इस बंदे को है या नहीं है, तो उसे 14 दिन के लिए क्वारंटाइन करते हैं, क्योंकि वो इंक्यूबेशन पीरियड जो था, अगर 14 दिनों में कोई सिम्टम्स ना आए ना, तो भाई तुम चले जाओ, तुम बिल्कुल ठीक हो, तुम्हें नहीं करना और क्वारंटाइन। लेकिन अगर आ जाए फिर वो बंदा होता, ठीक है।
आगे चलते हैं। पैथोजेनिसिटी, द एबिलिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टू कॉज डिजीज। एक ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, उसकी इस एबिलिटी को पैथोजेनिसिटी कहते हैं। वायलेंस, द डिग्री और इंटेंसिटी लेवल ऑफ अ पैथोजन, डिग्री और इंटेंसिटी लेवल एक पैथोजन की हम वायलेंस कहते हैं। टॉक्सिन, अ पॉइजनस सब्सटेंस प्रोड्यूस बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म से ना के जरिए से एक पॉइजनस सब्सटेंस, जैसे कि हम ना टॉक्सिक चीज़ें होती हैं, वो तैयार हो जाए तो वो टॉक्सिन होता है। टॉक्सिकेंट, टॉक्सिकेंट क्या है? अ पॉइजनस सब्सटेंस प्रिपेयर्ड बाय अ मैन, एक बंदे की वजह से, एक मैन की वजह से वो एक जहरीली चीज़ तैयार करे तो वो टॉक्सिकेंट होता है। एंटीजन, अ टॉक्सिन और अदर फॉरेन सब्सटेंस which induces an immune response in the body, especially the production of antibodies. अब एंटीजन क्या है? ये टॉक्सिन या कोई और फॉरेन सब्सटेंस हो सकती है जो कि इम्यून रिस्पांस दिला सके बॉडी में, ठीक है, जैसे कि प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज। एंटीबॉडी अब क्या है? अ प्रोटीन दैट इज फाउंड एज अ रिजल्ट ऑफ द इम्यून रिस्पांस टू द एंटीजन। एंटीजन की वजह से जो इम्यून रिस्पांस मिल जाए ना, उसी से जो एंटीबॉडी जो चीज़ बनती है वो एंटीबॉडी होती है। इन्फ्लेमेशन, द रिस्पांस ऑफ बॉडी टू इन्फेक्शन विच इज कैरेक्टराइज्ड बाय स्वेलिंग, हीट, रेडनेस एंड पेन। ये बॉडी की वो रिस्पांस है जो कि जिसे इन्फेक्शन कहते हैं, या इन्फेक्शन को जो रिस्पांस बॉडी की तरफ से ना जो कि करेक्टराइज होता है स्वेलिंग से, हीट से, रेडनेस से, वो चीज़ सुर्ख हो जाती हैं या दर्द होता है उस जगह पे, ठीक है। स्टेरिलाइजेशन, द प्रोसेस बाय विच ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ इज किल्ड, ठीक है। स्टेरिलाइजेशन ये वो प्रोसेस है जिससे ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ इज किल्ड, ठीक है। आगे जाते हैं आगे जाते हैं बैक्टीरियासाइड, अ सब्सटेंस और एजेंट दैट किल्स बैक्टीरिया, ठीक है, बैक्टीरिया को किल करने वाला। डिसइंफेक्टेंट, एन एजेंट दैट किल्स माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बाय अप्लाइंग टू इनएनिमेट नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स के जरिए से एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करना डिसइंफेक्टेंट कहते हैं। एंटीसेप्टिक, एन एजेंट दैट किल्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म बाय अप्लाइंग टू लिविंग थिंग्स। एंटीसेप्टिक्स ये वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करने के लिए ना जो एजेंट इस्तेमाल किए जाते हैं। वैक्सीन, एटेन्यूएटेड और किल्ड माइक्रोब्स और इनएक्टिवेटेड टॉक्सिन्स यूज्ड टू इंड्यूस इम्यूनिटी। इम्यूनिटी देने के लिए ना जो माइक्रोब्स को हम किल करते हैं या उन्हें इनएक्टिव और उनसे टॉक्सिन्स खत्म करते हैं, ठीक है। वैक्सीनेशन, द प्रोसेस ऑफ इंड्यूसिंग इम्यूनिटी बाय एडमिनिस्ट्रेटिंग अ वैक्सीन। ये वो प्रोसेस होता है जो इम्यूनिटी देने के लिए ना हम वैक्सीन देते हैं, तो इस प्रोसेस को वैक्सीनेशन कहते हैं। Fomites, an inanimate object or material used by an infected patient which may transfer the infection to another person by coming in contact, for example, linen, clothes and other. अब ये फॉर्मेट्स ये हैं कि अब मिसाल के तौर पर एक इन्फेक्टेड पेशेंट है तो इससे ये बीमारी दूसरे बंदे को लग सकती है, तो वो अपने लिए ना क्लॉथ्स का इस्तेमाल करे, मास्क का करे या दूसरी चीज़ों का करे, ठीक है। वी लिव इन एज ऑफ बैक्टीरिया, स्टीवन जैक गॉड। अब हिस्ट्री ऑफ माइक्रोबायोलॉजी को स्टडी करते हुए आगे चलते हैं। इसमें पहला पॉइंट है वी लिव इन एज ऑफ बैक्टीरिया, स्टीवन जैक गॉड। ये कहता है कि हम बैक्टीरिया के एज में रहते हैं। दे वर द फर्स्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन आवर प्लैनेट। ये हमारी ना ये प्लैनेट पे पहला ऑर्गेनिज्म है। एवरीवेयर वेयर इज लाइफ इज पॉसिबल, सॉइल, वाटर, एयर, हॉट स्प्रिंग्स, ग्लेशियर्स, डीप अर्थ क्रस्ट एक्सेट्रा। जहाँ पे भी लाइफ पॉसिबल हो, जिसका सॉइल, वाटर, एयर, जितनी भी चीज़ें हैं वहाँ पे ये मौजूद हो सकता है। दे आर न्यूमरस देन एनी अदर काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म। ये और ऑर्गेनिज्म से ना बिल्कुल न्यूमरस है। बिफोर द डिस्कवरी ऑफ माइक्रोब्स रिपोर्ट वेयर देयर दैट सम ऑर्गेनिज्म वर एसोसिएटेड विद डिजीज। माइक्रोब की डिस्कवरी से पहले ना मुख्तलिफ ऑर्गेनिजम्स को मुख्तलिफ बीमारियाँ होती थी जो कि माइक्रोब से एसोसिएटेड हो। माइक्रोबायोलॉजी, द साइंस ऑफ माइक्रोब गॉट अ लेट स्टार्ट वंस यूज ऑफ माइक्रोस्कोप वाज एस्टेब्लिश्ड अराउंड मिड। माइक्रोबायोलॉजी, अब माइक्रोब के साइंस जो कि फिर बाद में ना ये पता चला कि ये माइक्रोब्स भी कोई चीज़ है, और जब माइक्रोस्कोप इन्वेंट हुआ ना तो ये पता चल सका। द फर्स्ट पर्सन हु सॉ एंड डिस्क्राइब माइक्रो ऑर्गेनिज्म लेवनहुक पहला बंदा था जिसने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को देखा। अब although not always recognized at the time microbes having dramatically altered human history। अब उसी तरह क्योंकि माइक्रोस्कोप के बाद ही पता चला कि माइक्रोब, तो इस तरह पता एग्जैक्ट नहीं पता चल रहा कि कब से माइक्रोब्स है, ठीक है। इन हिस्ट्री 1347 प्लग ब्लैक डेथ, bubonic plague struck Europe only after 4 years later the plague had killed 1/3 of population about 20। अच्छा, अब ये कह रहा है कि हिस्ट्री में 1347 में इसकी वजह से 25 मिलियन पीपल जो कहते हैं वो किल्ड हो गए, वो मर गए। Over the next 8 years, the disease struck again, eventually wiping out 75% of the European population। फिर 80 साल बाद ये 75% पे आ गया और यूरोपियन पॉपुलेशन को ख़त्म कर दिया। बाबोनिक प्लग, यर्सीनिया पेस्टिस बैक्टीरियम। ये जो बाबोनिक प्लग ये एक बैक्टीरियम था, एक बैक्टीरिया बीमारी थी, ठीक है, जिसकी वजह से ये सारा कुछ हुआ। ब्लैक डेथ, इसको ब्लैक डेथ कहते हैं 1347 से 1351 तक। वेक्टर बॉर्न्स बैक्टीरिया स्टिल एंडेमिक अराउंड द वर्ल्ड, अभी भी वर्ल्ड में है लेकिन एंडेमिक है, ठीक है। Hippocrates in 5th century BC was the first person to describe future of malaria। Hippocrates in 5th century BC, ठीक है, ये पहला बंदा था जो कि मलेरिया को डिस्क्राइब कर सका। In 1880 चार्लेस लेवन, अ फ्रेंच आर्मी सर्जन, डिस्कवर मलेरिया। फिर 1880 में ये फ्रेंच आर्मी सर्जन ने मलेरिया को डिस्कवर कर दिया। पैरासाइट एंड ह्यूमन आर्बिशन गार्ड नोबेल प्राइज भी लिया, उसको पता चला कि पैरासाइट है ह्यूमन रेड ब्लड सेल में। मलेरिया, प्लाज्मोडियम फाल्सिपारम प्रोटोजोवन पैरासाइट, ठीक है। मॉस्किटो बॉर्न इन्फेक्शन डिजीज thought to have killed Alexander the Great। अब ये है कि इसी वजह से सोचा गया था कि अलेक्जेंडर द ग्रेट को मारा जा सके। स्टिल एन इम्पोर्टेंस पैथोजन, ठीक है, इन्फेक्ट्स ये इतना बड़ा ना अमाउंट है कि कोई 40 लाख तक और फिर 20 लाख तक, तो दैट्स ओवर 50 एवरी डे। ओए होए, ये 5000 तक एक ही दिन में होते थे, ठीक है। अब हिस्ट्री अल्टरिंग माइक्रोब्स। अब हिस्ट्री अल्टरिंग माइक्रोब में है कि
Phytophthora infestans was first identified as the probable cause of lead blight by Miles Joseph Brackley in 1846. अभी ये है कि ये पाइथोपिथोरा इन्फेस्टन ये पहला बंदा था जो कि प्रोबेबल कॉज ऑफ लेड ब्लाइट बाय माइल्स जोसेफ ब्रैकली कि उसने ना ये 1846 में ये चीज़ उन्होंने आइडेंटिफाई की। पोटैटो ब्लाइट फाइथोपोरा इन्फेस्टेंस, ठीक है, ये पोटैटो ये आप तस्वीर में देख सकते हैं, ठीक है, आयरिश पोटैटो फेमिनिन फेमिंग, ठीक है, पोटैटो क्रॉप यूर विप्ड आउट, ये आप 10 लाख स्ट्रैप टू डेड 10 लाख स्ट्रैप टू डेड, ये देख ले 20 लाख इमिग्रेटेड 20 लाख इमिग्रेटेड मैनी कम टू द यूनाइटेड स्टेट्स इन द मिड 1800 सेंचुरी स्टिल अ क्रॉनिक प्रॉब्लम फॉर पोटैटो फार्मर। अब ये आप देख लेना, ये सारी चीज़ें ना एक आलू की वजह से, क्योंकि वो फिर ख़त्म हो गया और वो ये आलू के बारे में सारी चीज़ें, ठीक है। हिस्ट्री ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, मेजर कंट्रीब्यूशन ऑफ डेवलपमेंट ऑफ माइक्रोबायोलॉजी वाज द इन्वेंशन ऑफ द माइक्रोस्कोप बाय एंटन वैन लेवनहुक एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ साइंस मेथड। अब ये डेवलपमेंट माइक्रोबायोलॉजी में कब आया? ये तब आया जब माइक्रोस्कोप को इजाद किया गया, ठीक है। कंसेप्ट ऑफ माइक्रोबायोलॉजी स्टार्ट्स फ्रॉम 1600, ये 1600 के बाद ही ना ये माइक्रोबायोलॉजी कंसेप्ट शुरू हुआ। इंस्टीट्यूशन कंट्रीब्यूशन, पास्चर इंस्टीट्यूट, CDC सेंटर ऑफ डिजीज कंट्रोल, NIH नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ, WHO वर्ल्ड हेल्थ, ये सारी चीज़ें ना फिर इसी की वजह से ना इसमें मॉडर्निज्म आ गया। एंटनी वैन लेवनहुक first observation of live microorganisms by microscope by his own design simple microscope is 50 × 300 अच्छा, ये कि एंटन वैन लेवनहुक के बारे में आप स्टडी करेंगे 1632 से लेकर 1723 तक इसने भी इसमें काफ़ी काम किया और याद रहे कि ये माइक्रोस्कोप का मौजूद है, ठीक है। इसने पहला ऑब्जर्वेशन किया, सबसे पहले माइक्रोस्कोप इसने ये सिंपल माइक्रोस्कोप बनाया, ठीक है। मेड एंड रिपोर्टेड मेनी डिटेल्स ऑब्जर्वेशन, सारी डिटेल के साथ नेम्ड ऑब्जर्वेशन टाइनी ऑब्जेक्ट एज एनामिकल्स। अच्छा, लेट द फाउंडेशन ऑफ बैक्टीरियोलॉजी एंड प्रोटोजोलॉजी बुक द सीक्रेट ऑफ नेचर, ही आल्सो डिस्कवर्स स्पर्म भी डिस्कवर्ड इसी बंदे ने किए थे। और द सीक्रेट ऑफ नेचर ये किताब है जो कि एंटोनी वैन लेवनहुक ने लिखी है, ठीक है। आगे जाते हैं, कंट्रीब्यूशन ऑफ लेवनहुक, ही कंस्ट्रक्टेड द फर्स्ट माइक्रोस्कोप, ये पहला पॉइंट है, याद रहे कि इसने माइक्रोस्कोप पहली दफ़ा इसने ही बनाया था। द फर्स्ट पर्सन टू ऑब्जर्व माइक्रोऑर्गेनिज्म, ये भी पहला ही बंदा था जिसने माइक्रोऑर्गेनिज्म देखा था। ही फर्स्ट एक्यूरेटली डिस्क्राइब द डिफरेंट शेप ऑफ बैक्टीरिया, इसने पहले ही बताया था, पहली मरतबा इसने बताया था बिल्कुल एक्यूरेट शेप ऑफ डिफरेंट बैक्टीरिया, ठीक है। इट इज क्लियर फ्रॉम हिज डिस्क्रिप्शन दैट ही सा बोथ बैक्टीरिया एंड प्रोटोजोआ, ये इसकी डिस्क्रिप्शन से पता चल सकता है और क्लियर पता चलता है जो इसने प्रोटोजोआ बैक्टीरिया को देखा था। माइक्रोऑर्गेनिज्म वर फर्स्ट सीन बाय लेवनहुक एंड ही फाउंड मेनी माइक्रोऑर्गेनिज्म एंड मटेरियल सच एज वाटर, सलाइवा एंड द इंटेस्टाइनल कंटेंट्स ऑफ हेल्दी सब्जेक्ट्स एंड ही रिकॉग्नाइज्ड देम एज अ लिविंग क्रिएचर। इसने पहली दफ़ा माइक्रोऑर्गेनिज्म देखे थे मुख्तलिफ चीज़ों में, पानी, सलाइवा और इंटेस्टाइनल कंस्टेंट और हेल्दी सब्जेक्ट वगैरह सारी चीज़ों में, ठीक है। ही इज कंसिडर्ड एज फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी एंड प्रोटोजोलॉजी बिकॉज ऑफ हिज कंट्रीब्यूशन टू द फील्ड ऑफ बैक्टीरिया एंड प्रोटोजोआ। इसके प्रोटोजोआ और बैक्टीरिया की इन खिदमात की वजह से इसे फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी एंड प्रोटोजोलॉजी कंसिडर किया जाता है, ठीक है। अब आगे आता है फ्रांजिको रेडी क्या है? फ्रांजिको रेडी 18 फरवरी 1626 1 मार्च 1697, ये इसका दौरानिया है। वाज एन इटालियन फिजिशियन, नेचुरलिस्ट, बायोलॉजिस्ट एंड पोएट, ठीक है। ये बंदा इटालियन डॉक्टर था, नेचुरलिस्ट था, बायोलॉजिस्ट और एक शायर। इज रेफर्ड टू एज द फाउंडर ऑफ एक्सपेरिमेंटल बायोलॉजी एंड द फादर ऑफ मॉडर्न पेरिस्टोलॉजी, इसे फादर ऑफ मॉडर्न पेरिस्टोलॉजी भी कहते हैं। From earlier time, people had believed in spontaneous generation, abiogenesis. Even Aristotle supported it. आपने सुना होगा abiogenesis, ठीक है। abiogenesis में ये है कि ये जितने भी लिविंग थिंग्स या नॉन लिविंग थिंग्स से बने हुए हैं, ठीक है। ये इसने पहली दफ़ा ये बात थ्योरी पेश की थी और एरिस्टोटल ने भी ये सपोर्ट किया था, ठीक है। He was the first person to challenge the theory of spontaneous generation by demonstrating the maggots come from eggs of flies. ये भी पहला ही बंदा था जो कि ये spontaneous generation की थ्योरी को इसने चैलेंज किया था, ठीक है। अब फ्रांसिको रेडी एक्सपेरिमेंट्स, ठीक है। इसके क्या एक्सपेरिमेंट थे? रेडी प्लेस्ड मीट इन 3 कंटेनर and was uncovered, a second was covered with paper and the third was fine gauze that would exclude flies. Flies laid their eggs on the uncovered meat and maggots developed. The other 2 pieces of meat did not produce maggots spontaneously. However, flies were attracted to the gauze covered container and laid their eggs on the gauze. These eggs produced maggots, hence spontaneous generation was disapproved. फिर क्या हुआ? फिर ये हुआ, आगे ना मैं आपको ये जो मैंने पढ़ा मैं समझा देता हूँ। ये काम इस बंदे ने किया, 3 कंटेनर्स लिए, एक को ओपन रख दिया, दूसरे पे इसने ढक्कन रख दिया, तीसरे पे इसने जाल बिछा दिया ना, जाल रख दिया। अब इसने देखना ये था कि ये, और तीनों के नीचे ना गोश्त रख दिया। तो एक जो पहला वाला है जिस पे कंटेनर, इस पे ये बिल्कुल ढक्कन ही नहीं था, तो उसके अंदर ना मच्छर चले गए। जो दूसरा था उसके ऊपर ढक्कन नहीं था, वो बिल्कुल खाली रहा। और जो तीसरा था उसके ऊपर, तो जाल के ऊपर ही मच्छर रह गए। तो इसको पता चला कि ये जितना भी ना ये नॉन लिविंग और लिविंग का वाला जो थ्योरी है वो गलत इसने प्रूव कर दिया, ठीक। तो जी ठीक हो गया। अभी इंशाल्लाह आज तक ये कर लेते हैं। तो एक हिस्सा हमने कर लिया पहले चैप्टर का, क्योंकि लेंथी चैप्टर है, वीडियो फिर ज़्यादा हो जाएगी। तो अगला हिस्सा ना इंशाल्लाह इसके बाद कर लेंगे। तो ये चैप्टर 2 हिस्सों में तकसीम हो गया, पहला हिस्सा अभी हो गया और इंशाल्लाह अगला हिस्सा भी अभी होगा, ठीक है। तो ये 2 हिस्सों में होगा। टाइम देने का बहुत बहुत शुक्रिया।